क्वालिटी की कड़ी में हम लोग आ चुके हैं मूल अधिकारों के अंत पर, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा के रूप में संबोधित किया गया था। तो अगर कभी प्रश्न आए कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया था। ठीक, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस देश से लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? सशरीर उपस्थिति, इंग्लिश में इसे हेबियस कॉर्पस भी कहते हैं। एक्चुअली मित्रों, जब किसी भी प्रकार के मूल अधिकार का उल्लंघन हो तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय, ठीक, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ये 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। और आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी नागरिक के या किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो वह सीधे या तो संबंधित राज्य के हाई कोर्ट जा सकता है या सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये 5 रिट जारी की जाएंगी और अनुच्छेद 226 के जरिए हाई कोर्ट द्वारा ये रिटें जारी की जाती हैं। पर हाई कोर्ट मूल अधिकारों के अलावा अन्य कानूनों के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है, इसलिए हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार ज्यादा व्यापक या ज्यादा बड़ा माना गया है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का रिट जारी करने का अधिकार केवल और केवल मूल अधिकारों तक ही सीमित है, जबकि हाई कोर्ट अन्य अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। मित्रों, अब अगर देखें तो एक चीज और यहाँ जान लें, संसद अगर चाहे तो यह रिट जारी करने की शक्ति, जो कि वर्तमान में केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, यह शक्ति किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। अर्थात अगर संसद कानून बना देगी तो कल के दिन हमारा जिला न्यायालय भी इस प्रकार की रिटें जारी करने में सक्षम हो सकता है। और आज़ादी के बाद 1950 तक शायद कलकत्ता, बम्बई और मद्रास हाईकोर्ट, केवल ये 3 हाईकोर्ट ही ये रिटें जारी कर सकते थे। 1950 के बाद यह अधिकार सभी हाईकोर्ट को दे दिया गया। तो चलिए सबसे पहले आते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण या रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस पर। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को प्रत्यक्ष लेके आओ। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे गलत तरीके से जेल में बंद कर दिया गया है और अगर वह अपील करे या उसकी बजाय कोई अन्य व्यक्ति अपील करे तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की रिट जारी करके उसकी जांच कर सकता है। और अगर सब चीज़ें उसके जो दावे थे कि उसे गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको फ्री या स्वतंत्र करने का आदेश दे सकता है यह रिट जारी करके। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नाम से ही स्पष्ट है कि हमें इसमें क्या बोला जाता है? सशरीर उपस्थिति। सशरीर उपस्थिति, बंदी को प्रत्यक्ष सामने लेके आए। परमादेश, परमादेश मतलब परम आदेश, परम आदेश। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस प्रकार की रिट जारी करेगा। रिट ऑफ मैंडेमस भी कहते हैं इसे। इसका मतलब क्या? हम आदेश देते हैं। यह केवल और केवल सार्वजनिक कार्यालयों के खिलाफ यानी कि सरकारी कार्यालयों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। और इसके अंतर्गत अगर कोई भी सरकारी सार्वजनिक कार्यालय अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं करता है, संबंधित या प्रभावित व्यक्ति, दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण में कोई भी ये रिट के लिए आवेदन दे सकता है, पर यहाँ पे केवल और केवल जो व्यक्ति प्रभावित हुआ है वह ही आवेदन दे पाएगा। तो अगर दायित्व सही से नहीं निभाए जा रहे हैं तो उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट ये रिट जारी करके उसकी खबर ले सकता है। यह रिट किन किन के खिलाफ जारी नहीं की जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ, निजी व्यक्ति, क्योंकि अभी हमने देखा कि केवल सरकारी कार्यालयों के खिलाफ होगी, सार्वजनिक कार्यालयों के खिलाफ, या गैर संवैधानिक विभाग या फिर किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पर भी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पर, संविदात्मक दायित्वों पर भी यह जारी नहीं की जाती है। तो इन लोगों के खिलाफ परमादेश जारी नहीं होगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी व्यक्ति, गैर संवैधानिक विभाग और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक मित्रों, इसके बाद आते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। प्रतिषेध क्या है? मान लीजिए कोई एक जिला न्यायालय है, उरई का कोर्ट है, और कोई क्राइम हुआ है लखनऊ में, तो वह लखनऊ के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आएगा। परंतु उरई का जिला न्यायालय अगर उस जो क्राइम हुआ है उस क्राइम पर मुकदमा चलाने लगे तो फिर वो तो अपने न्याय क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है। और ऐसे में संबंधित हाईकोर्ट द्वारा, संबंधित राज्य के हाईकोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस न्यायालय को, निचली अदालत को यह रिट जारी करके उस कार्यवाही को बीच में ही रोका जा सकता है कि आप अपने न्याय क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे थे या आपके न्याय क्षेत्र के बाहर है। इसी प्रकार उत्प्रेषण, अगर कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके कोई फैसला दे देता है और उस फैसले के बाद भी अगर कोई व्यक्ति
संबंधित राज्य के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये आवेदन करे कि यह उसके अधिकार, उस न्यायालय के, यह मामला उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर था, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहले तो वह उस मामले की पूरी जांच करेगा और सही पाया गया कि उस न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया था, तो फिर वह उसको कार्यवाही को, उस रिजल्ट को निरस्त कर देगा और अपने पास मामला मंगा लेगा। दोस्तों, ये दोनों ही रिट जो हैं ये केवल और केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ ही जारी की जा सकती हैं, जैसे कि किसी कोर्ट के खिलाफ या कोई अर्ध न्यायिक निकाय है जैसे कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आदि, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जीएसटी अपीलीय अधिकरण आदि, इस प्रकार के जो भी अधिकरण हैं जो अर्ध न्यायिक निकाय हैं उनके खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। अब आते हैं मित्रों अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में पूछा जाएगा किस अधिकार से, परीक्षा मतलब अधिकार की परीक्षा, ऐसे याद कर लो, अधिकार परीक्षा। तो कोर्ट पूछेगा कि आप किस अधिकार से इस ऑफिस में बैठे हैं या ये काम कर रहे हैं, और ये केवल और केवल सार्वजनिक कार्यालयों के खिलाफ जारी की जा सकती है, निजी कार्यालयों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। इसके अलावा इसमें एक अपवाद और है कि मंत्रियों के कार्यालय के खिलाफ अधिकार परीक्षा की रिट जारी नहीं की जा सकती। अधिकार परीक्षा को सर्शियोरेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्शियोरेरी। और इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। और ये होती है क्यों, सॉरी, ये होती है सर्शियोरेरी और ये होती है क्यों वारंटो। ठीक है मित्रों, तो हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरेरी एंड को वारंटो, ये इनकी इंग्लिश है, क्योंकि पेपर में आजकल इंग्लिश में भी सीधे सीधे जैसे हेबियस कॉर्पस है वो हिंदी में लिखा आ जाएगा, तो ये होती है हेबियस कॉर्पस और ये होती है मैंडेमस। ये सब लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमने अपना मूल अधिकार का चैप्टर पूरा समाप्त कर लिया है। इसके अलावा आप अनुच्छेद 33 और 34 एक बार सुनते जाएं, केवल याददाश्त के लिए दिमाग में रखें कि अनुच्छेद 33 में जो कि हमारी पुलिस या सेना है, उसके जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनके मूल अधिकारों पर रोक से संबंधित है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की बात करता है। मार्शल लॉ मतलब सैन्य शासन। अगर किसी भी इलाके में परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि सामान्य प्रशासन के द्वारा उसे सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता है, तो वहाँ का प्रशासन सेना अपने हाथ में ले लेगी और वहाँ पर मूल अधिकारों का उल्लंघन भी किया जा सकता है जब तक की स्थिति नॉर्मल या सामान्य नहीं हो जाती। तो अनुच्छेद 33 पुलिस और सैन्य कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है, उनको कम किया जा सकता है। इसके अलावा 34 मार्शल लॉ से संबंधित है। 35 के अंतर्गत केवल और केवल संसद को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई भी कानून बना सके। तो दोस्तों, यहाँ से मूल अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। जितनी रिट हमने आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखी हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और कुछ भी समझ में ना आए तो ये लेक्चर दोबारा देख लें, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों, इसके आगे हम लोग अगले चैप्टर में पहुंचेंगे, नीति निर्देशक तत्व। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।